गाड़ियों के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए हड़प लें। मुलजिमान ने शहरियों से 30 से 35 करोड़ रुपए हथिया लिए। अजीज भट्टी पुलिस की कार्रवाई। शहरियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला फ्रॉडिया गिरफ्तार। मुलजिम को शुबह तफ्तीश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल अजीज भट्टी पुलिस ने कार्रवाई की है और होटल आई मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो कि सिंध पुलिस ने आईजी गुलाम नबी की जानिब से गुलाम नबी अमूमन की जानिब से बनाया गया था और इसको तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस में जो है वो इंस्टॉल भी कर दिया गया था ताकि उससे ये पता चल सके अगर कोई क्रिमिनल कहीं से भी किसी भी एफआईआर वगैरह में होता है तो अगर वो आगे ठहरे तो जैसे इसके आईडी कार्ड को वो सिस्टम में डालेंगे तो ये पता चल जाता है कि वो बंदा क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है या नहीं। तो इसमें एक बहुत अच्छी और बड़ी कार्रवाई हुई है कराची में और अजीज भट्टी पुलिस ने एक निजी गेस्ट हाउस पर छापा मारा है। होटल सिस्टम से जब उनके पास इंडिकेट हुआ कि एक बंदा ऐसा है जो यहाँ पर आया हुआ और एफआईआर में नामजद है तो इसमें एक मुलजिम जुबैर को गिरफ्तार किया है और इस पर जो पुलिस के मुताबिक इसमें जो है मुख्तलिफ लोगों से कराची में जो है गाड़ियों के कारोबार के नाम पर 30 से 35 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की मद में उठाए हुए थे जिसमें सबसे ये वादे कर रखा था कि वो उनको प्रॉफिट फराम करेगा। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने से ये बंदा जो है बिल्कुल अचानक ही शहर से गायब हो गया और रुपोश हो गया और कहीं भी मुलाकात नहीं हो रही थी किसी से भी। तो जो मुतासरीन थे उन्होंने जो है वो पुलिस से रब्ता किया। तकरीबन 6 से ज्यादा मुकदमात भी इसके खिलाफ दर्ज करवाए गए, चाहे काउंस के भी थे उसमें और फ्रॉड के भी मुकदमात थे, लेकिन इनको किसी भी तरह जो है पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। और गुज़िश्ता रात को उसने अचानक चेक इन किया कराची पहुंच के किसी गेस्ट हाउस में जहाँ से होटल आई मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसके जरिए इंडिकेट हुआ और अब पुलिस उसको गिरफ्तार करके जो है अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। और जो मुतासरीन हैं जिन लोगों को पैसा है उनसे भी रब्ते किए जा रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाए हैं वो भी अजीज भट्टी थाने पहुंचकर अपने जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं ताकि इससे रिकवरी करवाई जा सके। जी अच्छा मिराज, इतना बड़ा फ्रॉड है, कोई ये एक शख्स अकेला तो इसमें शामिल नहीं होगा, कोई और नाम भी सामने आए हैं, कोई ऑफिशियल्स के नाम भी सामने आए हैं? देखिए जी, अभी जो इनका जो है जुबैर नाम इसका सामने आया है और यही इतना एक बंदा जो है इसने गाड़ियों का कारोबार करता था, मुख्तलिफ शोरूम्स पर बैठता भी था। तो इसमें जो सलाम और दोस्ती बनाई थी जो कारोबारी हफ्ते में कारोबारी लोगों से और खासतौर पर इन्वेस्टर्स से, तो इसमें वन मैन शो के हिसाब से जो कोई खास ग्रुप नहीं चाहिए, लेकिन इसमें लोगों को पहले प्रॉफिट देना शुरू किया उनसे रकम लेने के बाद, और जब अच्छे प्रॉफिट लोगों को मिलने लगे तो उन्होंने अपने जानने वालों को बोला कि अपनी जुबैर जो है वो इसके पास आप पैसा इन्वेस्ट कर दें गाड़ियों के काम में तो ये प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है यहाँ से। तो इस तरह से कुछ लालच का अवसर भी था और फिर काफी लोगों ने जो है वो इसको जो है रकमें अदा की और ये उनको बाकायदा प्रॉफिट भी कुछ महीने देता रहा है और उसके बाद अचानक ही ये जो है गायब हो गया। तो इससे पता ये चल रहा है, पुलिस की जो तफ्तीश अभी शुरू हुई है तो पता ये चल रहा है कि ये उन्हीं पैसों से जो कि इन्वेस्टमेंट की मदद से लिए थे उन्हीं पैसों से और उसी पैसों के अंदर से लोगों को कुछ ऐसे प्रॉफिट देता रहा और उसके बाद जब एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया तो फिर उसके बाद ये रोपोश हो गया था। बाकी मसला का दिनों तफ्तीश के बाद तफ्तीश जब कम्प्लीट होगी उसके बाद सामने आएंगे कि इसमें और कितने लोग मुलविस थे। अभी फिलहाल इसमें एक ही बंदे के मुलविस होने के शवाहिद जो है वो मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ बुध बाजार के करीब घर में गैस लेके झुलस कर मियाँ बीवी बच्ची जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने रात को चूल्हा खुला छोड़ दिया, सुबह माचिस जलाई तो घर में आग भड़क उठी। बात करेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर मौजूद है। घर के अंदर जो है वो गैस भर जाने से जो है वो झुलसकर मियाँ बीवी और बच्ची जो है वो जख्मी हो गई है। 10 साल बच्ची है, इसका नाम मरियम बताया जा रहा है और उसकी बीवी फायजा और अली रजा शामिल है। अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताए कैसे वाक़या पेश आया और कब इत्तला मिली? जी, हमें छिपा हेल्पलाइन 1020 पर इत्तला मौसूल हुई कि नॉर्थ कराची अंडा मोड़ बुध बाजार के करीब घर के अंदर गैस लीकेज होने के बायस आग लगी है जिसमें झुलसकर कुछ अफराद जख्मी हुए। तो फौरी तौर पर छिपा एम्बुलेंसेज यहाँ जाए वकूफ़ पर पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो एक मर्द और एक खातून, एक 10 साल बच्ची झुलसकर जख्मी हो गई थी, जिन्हें फौरी तौर पर छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया। कितने जख्मी थे? 3 जख्मी, इसमें मियाँ बीवी और एक बच्ची 10 साल की। तकरीबन 40% है, कुछ 60% है। घर में आग लगी थी? ये तो इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि गैस लीकेज होने के बाद जो है ना आग लग गई थी। बाकी अभी तफसीलात। जी बिल्कुल, तीनों को सिविल बर्स स्पॉट मुंतकिल कर दिया। सुबह 7 बजे जो है ये अंदर आग लगी थी, चूल्हे की गैस लीक हुई थी, जिसके बाद जैसे ही माचिस जलाई है गैस स्विच छोड़ दी थी तो आग भड़की है और जिससे तीनों जख्मी हुए। 40% छिपा के मुताबिक उनको अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी।
महकमे सनत में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ, 3,911 गैर रजिस्टर्ड NGOs को फंड जारी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स सर्वे पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए ज़ाया किए गए। महकमे सनत ने कोई रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया। ऑडिटर जनरल की अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, महकमे सनत व तिजारत सिंध है जिसमें करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानियाँ की गई हैं। इस महकमे ने 2021 और 22 में फैसला किया था कि सिंध के जो शुगर मिल्स हैं उनकी असेसमेंट और उनकी सर्वे का काम करना है, जिसके लिए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने एक इदारा है अहमद एसोसिएट्स, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, और 3 महीने में ये शुगर्स तमाम सूबे सिंध के शुगर मिल्स का असेसमेंट करना था। लेकिन 3 महीने के बजाय 1 साल में ये काम मुकम्मल हुआ है। लेकिन इसमें भी हैरतनाक बात है कि सिर्फ 5% शुगर मिल की असेसमेंट हो सकी है और 52% शुगर मिलों ने बाकायदा महकमे सनत व तजारत के हुक्म मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद से 5% असेसमेंट होने के बावजूद भी इस इदारे को, इस जो प्राइवेट कंपनी थी, उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए फराहम किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जारी की है 2021 और 22 की, उसके मुताबिक कि ये रकम ज़ाया ही हो गई है और कोई भी काम नहीं हो सका है। एक दूसरा मद है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट सिंध में NGOs को रजिस्टर्ड करती है और उनको डिपार्टमेंट की जानिब से फ़ंड्स भी दिए जाते हैं। सिंध में बताया गया कि 5,828 NGOs हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन है। जब गवर्नमेंट के ख़जाने से उनको फ़ंड्स फराहम किए गए और उसकी जो तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि उन 5,828 में से सिर्फ 1917 NGOs ही रजिस्टर्ड हैं और 3,911 NGOs रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। यानी सिरे से इतना बड़ा फ्रॉड कि सूबे में 3,911 NGOs इस वक्त भी गैर रजिस्टर्ड हैं, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उन NGOs को भी महकमे सनत व तिजारत की जानिब से फ़ंड्स दिए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान लिखा है कि अगस्त 22 में महकमे को लिखा गया था कि इसकी तमाम तर तफसीलात और इसका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो ऑडिट के लिए पेश किया जाए, लेकिन महकमे की जानिब से ये रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। लिहाजा अब ये रिपोर्ट जो है वो सिंध असम्बली को भेजी गई है और सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिपोर्ट भेजी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों की तहकीकात करे और इसके बारे में कोई फ़ैसला करे। अब ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को मौसूल हो चुकी है। देखना यह है कि वो क्या फ़ैसला करती है। जी आजिज़, जब से दिसंबर शुरू हुआ है हम ये देख रहे हैं कि आप और आपके जो साथी नुमाइंदे हैं आज़ाद नोहड़ियों एक इदारे की करप्शन उठाकर, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन उठाकर रोज़ाना हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। यूँ लगता है कि कराची का हर महकमा ही करप्शन में डूबा हुआ है। क्या चल रहा है ये सब कुछ? जिना अस्पताल के नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और नर्सेस के असिस्टमेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। टेस्ट में 250 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। टेस्ट स्टडी एड प्रोजेक्ट और इस्लामी जमीयत तलबा के ताउन से लिया जा रहा है। इब्राहिम रिन से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल कराची में, जहां पर स्टडी एड प्रोजेक्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से असेसमेंट टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें 250 से ज़ायद तलबा व तालबात शरीक है। नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में ये टेस्ट मुनक़िद होगा और अभी असेसमेंट टेस्ट जारी है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहरुख खान हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ पे सदर भी हैं मेडिकल विंग के इस्लामी जमीयत तलबा के। तो डॉक्टर शाहरुख खान से पूछेंगे कि इस टेस्ट के हवाले से वो क्या करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस टेस्ट के हवाले से तफसीलात बताइएगा, कितने तलबा शरीक हैं और इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा हर साल स्टूडेंट्स के लिए, नए आने वाले तलबा और तालिबात के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाती है। उसका जो बुनियादी मकसद ये होता है, जो न्यू बच्चे होते हैं, न्यू पास आउट हुए होते हैं, जो मैट्रिक पे बेस, इंटर के बेस पे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है। वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो हम उस टेस्ट से तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले ये टेस्ट करवाते हैं, जिससे उस बच्चों को पता चले आया ये टेस्ट का पैटर्न कैसा है और किस तरीके से उनको जो है ना करना है। उसको अपनी काबिलियत का भी पता चलता है उस बच्चे को कि आया मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ।
और उसके अलावा दूसरा हमारा जो मेन मकसद है और मेन जो बताने का मकसद वो ये है कि हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के इस्लामी जमियत तलबा 300 रुपये चार्ज लेती है उसकी। ये इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि 2000-3000 रुपये पर हेड बच्चे से वो लोग NTS के नाम से जो है ना पेमेंट वसूल करते हैं। खेल के मैदान से खबर है, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन टीम का ऐलान। कोमल खान क़यादत करेंगी, ज़ुल्फ़िशा नायब कप्तान होंगी। स्क्वाड में अलीसा मुख्तियार, अरीशा अंसारी, फातिमा खान और हानिया अहमद शामिल हैं। माहा मनीस, महनूर ज़ेब, मैमुना खालिद, मनाहिल, क़ुरतुलैन, राविल फरहान और शहरबानो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बात करेंगे मोहम्मद हम्माद से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान किया है। कौमी टीम की जो क़यादत है वो कोमल खान करेंगी, जबकि कौमी स्काउट में कप्तान कोमल खान वाइस कप्तान के तौर पे जो है वो ज़ुल्फ़िशा होंगी। इसके अलावा अलीसा मुख्तियार, अरीशा अंसारी, फातिमा खान, हानिया अहमद, माहा मनीस जो है वो स्क्वाड का हिस्सा है, और मानूर ज़ेब, मैमुना खालिद, मनाहिल, क़ुरतुलैन, राविल फरहान, शहरबानो भी स्क्वाड का हिस्सा है। 15 रुकनी स्क्वाड में जो शामिल है, जिनमें रिजर्व खिलाड़ियों को भी जो है वो शामिल किया गया, जबकि कौमी टीम 31 दिसंबर कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मिंग सेंटर में जो है तरबीती कैंप में भी हिस्सा लेगी। 9 जनवरी तक तरबीती कैंप जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद 10 जनवरी को दुबई के रास्ते कराची से मलेशिया जो है वो टीम रवाना होगी। टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक 4 ग्रुप है और हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल की गई है। बल्कि कौमी टीम अपना पहला जो मैच है वो 18 जनवरी को अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी और 20 जनवरी को इंग्लैंड से इनका मुकाबला होगा, जबकि 22 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ होगा। ये टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। CEO वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का हिंदू मुलाजमीन के लिए अहम इक़दाम। वज़रिया क़ुरअंदाज़ी मुक़द्दस मकामात की यात्रा के लिए मंजूरी दी गई है। वाटर कॉरपोरेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CEO वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का हिंदू मुलाजमीन के लिए अहम इक़दाम है। बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, CEO वाटर कॉर्पोरेशन, MD वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन की जानिब से जो है इक़दाम उठाया गया है। तारीख में पहली बार जो है वो सदर इंजीनियर ऑफिसर एसोसिएशन वाटर कॉर्पोरेशन की दरख्वास्त पर जो है वो बज़रिया कुरानदाजी मंजूरी दी गई है हिंदू बरादरी के वो तमाम अफसरान के लिए काठमांडू नेपाल जाने की सादत हासिल करने के हवाले से, जिसकी हर साल जो है वो कुरानदाजी हुआ करेगी और उस पर जिनके कुछ नसीबों के नाम निकलेंगे उनको जो है वो यात्रा पर काठमांडू नेपाल जो है वो रवाना किया जाएगा। नदीम किरमानी की जानिब से जो है वो सदर है इंजीनियर एसोसिएशन ऑफिसर एसोसिएशन के नदीम किरमानी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि इस पर जो है वो नजरसानी की जाए, जिससे पहली दरख्वास्त पे तारीख में पहली बार जो MD वाटर कॉर्पोरेशन ने फैसला सुनाया है और इजाजतनामा जारी किया है, जिस पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वाटर कॉर्पोरेशन ने बाकायदा तौर पे फौरी तौर पे नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसपे मंजूरी देने पर इंजीनियर ऑफिसर एसोसिएशन और अफसरान मुलाजमीन ने जो है वो इस तारीखी इक़दाम पर MD वाटर कॉर्पोरेशन का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची का समंदर हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। साहिली पट्टी आलूदा हो गई। सैर को आने वाले शहरी कचरे के ढेर और गंदगी पर मायूस है। बात करेंगे अक्सा शेख से, बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के साहिल पर और कराची का साहिल दिन ब दिन बदतर से बदतर होता जा रहा है। कराची का साहिल का जो समंदर है वो काला और कचरे के ढेर यहाँ पर लग गए हैं। शहरी यहाँ पर आते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन गंदगी के ढेर की वजह से उन्हें कितनी मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। आप हमें बताएगा कि कराची शहर के अंदर आउटिंग की तो वैसे बहुत कम जगह है और साहिल हमारा इतना बड़ा है और उतना ही गंदा होता जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साहिल तो गंदे होते ही हैं। इंसान आता है, इंसान गंदगी करता है, लेकिन हुकूमत का काम होता है कि उसको साफ़ करे, उसको ठीक करे, उसको बेहतर करे। और ज़ाहिर है समंदर का काम होता है कि वो अपना कचरा बाहर निकालता है, वो एक वक्त पे आके सर्दियों के टाइम पे या कुछ गर्मियों के टाइम पे, तो उसकी सफाई करना इंतज़ामिया का काम है। अगर वो नहीं कर रही तो उसकी नाअहली है और नाअहली कलेक्टिवली है, ऊपर से लेके नीचे तक इस चीज़ को देखना चाहिए। आपने हुकूमत को तो इल्ज़ाम दिया कि ज़ाहिर सी बात है हुकूमत की तवज्जो का तो वैसे भी साहिल हमारा मरकज़ है, लेकिन हम जो आते हैं घूमने के लिए तो क्या हमारा काम नहीं है कि हम अभी अपने साहिल को साफ़ सुथरा रखें, या सिर्फ ये हुकूमत का ही काम है कि वो आए और साहिल को साफ़ रखें?
ऐसे ही है, इंडिविजुअल अप्रोच भी ज़रूरी है और शहर की ओनरशिप भी ज़रूरी है. ये बेसिक सिविक साइंस हैं जो हर जगह सिखाए नहीं जाते. एजुकेशन में नेसेसरी होने चाहिए सिविक साइंस, या घरों में इस चीज़ की तरबियत आप मिलनी जब यहाँ चाहिए. पे घूमने के लिए आते हैं, इस कचरे की वजह से, गंदगी की वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना होता है? अब जैसे आज हम आए हैं सारी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, हम लोग नाश्ता करने आए हैं. हम लोगों ने यहाँ पे चादर बिछाई है, लेकिन यहाँ पे कोई साफ स्पॉट नहीं मिल रहा हमें चादर बिछाने के लिए कि हम सुकून से यहाँ बैठ के थोड़ी देर बैठ जाएं, हवा खा लें. तो मुश्किल तो है ऑब्वियसली, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. या तो पूरा शहर ही छोड़ दो, या फिर यहाँ से दूर जो कोई साफ़ सुथरी कोस्ट लाइन है वहाँ चले जाओ. तो ये गलत है, हमारे लिए कुछ बेहतरी होनी चाहिए इस हवाले से. बिल्कुल, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है और यहाँ पे जो विज़िटर्स आते हैं या फिर जो आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, साहिल को देखने के लिए आते हैं. लेकिन हमारा साहिल जो है वो हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि समंदर दिन ब दिन काला हो जा रहा है और यहाँ पे कचरे के इतने ढेर लगे हुए हैं. जो आवाम भी घूमने के लिए आती हैं वो भी गंदगी यहाँ पे फैलाती हैं. तो आवाम को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि ये हमारा साहिल है और इसको मज़ीद साफ़ सुथरा रखा जाए, ना कि इसका गंद फैलाया जाए. जी, कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे. स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी का रुझान रहा. 100 इंडेक्स में 1838 पॉइंट्स का इजाफा. इंडेक्स 1,11,351 पॉइंट्स पर बंद हुआ. मार्केट कैपिटलाइजेशन 168 अरब रुपए से बढ़कर 14,126 अरब रुपए हो गई. बात करेंगे इस हवाले से अशरफ खान से. अशरफ, जिस तरह हमने गुज़श्ता हफ्तों में देखा मार्केट ऊपर गई, अब कुछ जो है वो ठहराव आ गया है. जी, यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता हफ्ते देखा गया था कि मंदी हुई थी, लेकिन रवां हफ्ते देखा जाए, एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में सरमायाकार की जानिब से शेयर की खरीदारी देखी गई है और एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1838 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 1.68% इजाफे से 1,11,351 की सतह पर बंद हुआ है. हफ्ते भर में देखा जाए जो बुलंद तरीन सतह 1,15,036 रही है, जबकि कम तरीन सतह 100 इंडेक्स की 1,09,858 रही है. और मजबूत तौर पर देखा जाए एक हफ्ते में इस बाजार में 171 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 18 करोड़ शेयर के सौदे हुए. और बुनियादी वजह ये देखी गई है प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो अब जो मार्केट में तेजी हुई है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 168 अरब रुपए के इजाफे से जो है 14,126 अरब रुपए तक पहुंच गई है. जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा. स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी कर दिया. नया फ्रेमवर्क का नफाज 1 जनवरी 2025 से होगा. बात करेंगे अशरफ खान से ही. अशरफ, इस नए फ्रेमवर्क के हवाले से बताइएगा क्या पॉलिसीज होगी? जी, देखा जाए स्टेट बैंक मुसलसल इकदाम उठा रहा है ताकि रुपए की कदर में बेहतरी हो. इसके लिए स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनी के नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है जारी कर दिया. नया फ्रेमवर्क का निफाज 1 जनवरी 2025 से होगा और एक्सचेंज कंपनी को 30 जून 2025 तक फ्रेमवर्क के मुताबिक अपनी पॉलिसी और सिस्टम को एडजस्ट करना होगा. और एक्सचेंज कंपनी का जो कम से कम पेड अप कैपिटल है वो 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा. और यहाँ कहा गया जो अभी के जो पेड अप कैपिटल है वो 50 करोड़ रुपए किसी भी एक एक्सचेंज कंपनी को खोलने के लिए, अब वो पेड अप कैपिटल 2027 तक मुकम्मल तौर पर आमद दरामद करके 1 अरब रुपए तक बढ़ाना होगा. एक्सचेंज कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है दिसंबर 2025 तक पहले मरहले में 60 करोड़ रुपए ले जाना होगा. और साथ ही एक्सचेंज कंपनी को दिसंबर 2026 तक पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ तक ले जाना होगा. और साथ ही ये बोला गया है कि एक्सचेंज कंपनी को पेड अप कैपिटल 2027 तक 1 अरब रुपए तक ले जाना होगा, ताकि इससे जो यहाँ पे सरमायाकार हैं उनको भी एतमाद बहाल हो. और यहाँ पे कहा है कि एक्सचेंज कंपनी को रेगुलेटरी रिजर्व का 15% स्टेट बैंक के पास जो है कैश सिक्योरिटी में रखना होगा, ताकि वहाँ पे वो सपोर्ट मिल सके. और स्टेट बैंक की इजाजत के बिना एक्सचेंज कंपनी के जो शेयर होल्डर और डायरेक्टर हैं कंपनी के फंड निकालने या कर्ज लेने की इजाजत नहीं होगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया. साल 2024 पाकिस्तान की मईशत के लिए इस्तेहकाम का साल करार पाया. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी तारीख रकम की. 100 इंडेक्स 1 लाख की सतह अबूर करने में कामयाब हुआ. साल भर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, बताएंगे अयाज राना अपने इस खुसूसी रिपोर्ट में. 2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीख रकम करने वाला साल. 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर होने पर मईशत की बहाली की उम्मीद जाग गई. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने साल का आगाज 62,969 की सतह से किया. इब्तदाई 6 माह के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन जून में 100 इंडेक्स 69,444 के पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया. जून
2024 में स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% की कमी की, जिससे शरह 22% से कम होकर 20.5% हो गई। इस इकदाम के बाद मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। चेयरमैन SSCP आकिफ सईद ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाला साल मजीद बेहतर होगा और नए कारोबार को जल्द इजाजत देना तरजीहात में शामिल रहेगा। SECP के नुक्ता नज़र से हमारी 2 या 3 मेन एरिया हैं। एक कि जो IPO है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसमें हमने पिछले साल के अख्ताम पे और इस साल के शुरू में एक वादा किया था मार्केट के साथ कि हम जो भी एप्लीकेशन आएगी वो PSX और SECP दोनों मिलके उसको प्रोसेस करेंगे और 14 वर्किंग डेज़ में इसकी अप्रूवल देंगे और 29 वर्किंग डेज़ में वो लिस्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम उस वादे पे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको वफा करेंगे और पूरी कोशिश है। नवंबर 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीखी रहा। 24 नवंबर को PTI की जानिब से इस्लामाबाद पे एहतजाज ने मार्केट को मुतासिर किया और 3,505 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 94,574 तक गिर गया। ताहम सियासी बेयकीनी खत्म होते ही 27 नवंबर को मार्केट ने तारीखी तेजी देखी। 4,696 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 99,269 पर पहुंच गया और 28 नवंबर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1 लाख की सतह अबूर कर गई। जाहिद लतीफ सिक्योरिटीज के CEO जाहिद खान का कहना है ये कामयाबी 2023 में किए गए हुकूमती इक़दाम का नतीजा है। लास्ट ईयर से ये स्टॉक मार्केट चलना शुरू हुई है, जुलाई 2023 में ही मार्केट चलना शुरू हुई है। उससे पहले इतनी मायूसी की सूरत हाल थी, इंटरेस्ट रेट भी बहुत स्काई रॉकेट कर चुका था, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर चुकी थी और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात थे, हर तरह की नेगेटिव न्यूज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जुलाई से मार्केट में जब से IMF के साथ SBA साइन हुआ उसके बाद से मार्केट चलना शुरू होगी और हमें बड़ा उम्मीद थी कि आने वाले दिन जो हैं वो इम्प्रूवमेंट साइड पे रहेंगे। फिर गवर्नमेंट ने जो टफ़ मेजर्स किए हैं, इस्लाहात किए हैं, जो उसका भी समरात जो है वो मार्केट में नज़र आ रहे हैं। दिसंबर 2024 में स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। 17 दिसंबर को इंडेक्स ने 1,17,039 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह हासिल की, जबकि 19 दिसंबर को 4,795 पॉइंट्स की बड़ी कमी के साथ इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स तक गिर गया। साल के इख्तितामी दिनों में मार्केट में ज़बरदस्त मुनाफे का असूल का प्रेशर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मईशत के आदाद शुमार में बेहतरी की आगाज़ करती पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में अपना शुमार कर चुकी है। साल 2025 में ब्रोकर्स पर उम्मीद है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी बरकरार रहेगी। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। FPR ऐसे अनासिर की निशानदही करे जो टैक्स नेट नहीं बढ़ने दे रहे। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स ने कहा है कि ताजिर ही तो टैक्स देता है तभी तो मुल्क चलता है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल FPR की जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि ताजिरों को टैक्स नेट में आना होगा और ताजिरों को टैक्स देना होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जावेद शम्स जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के। इनसे जानते हैं बार बार FPR ये क्यों कह रहा है कि ताजिरों को टैक्स नेट में आना होगा, ताजिरों को टैक्स देना होगा। लियाकताबाद की बात की तो लियाकताबाद वो मार्केट है जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है। इस तरीके से कराची के दीगर भी सेक्टर हैं, दीगर इलाके भी जहाँ से ज़्यादा टैक्स जमा होता है। इस मौके पे क्या कहेंगे आप? देखें जी, FPR की जानिब से हर चंद माह बाद जो एक नया फिक्रा शामिल कर दिया जाता है कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाए और ताजिरों को टैक्स देना पड़ेगा। मैं आज सवाल करता हूँ चेयरमैन FPR से और ख़ास तौर पे जो कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं FPR के जो काम है उनसे कि मुझे बताया है कि पाकिस्तान में टैक्स देता कौन है। टैक्स ताजिर ही तो देते हैं। जो आपका सैलरी पर्सन है वो तो मुश्किल से जो है 20% भी जो है वो टैक्स नेट में शामिल नहीं है जो इतना टैक्स दे के मुल्क चले। तो आप बार बार ताजिरों पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि ताजिरों को टैक्स देना पड़ेगा? और उसके साथ साथ एक बात और कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से ताजिरों ने कोशिश करके जो है टैक्स नेट में इजाफा किया था और अरबों रुपए का इजाफी टैक्स देकर मुल्क की मईशत को सहारा देने की कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत वक्त ने अपने पसंदीदा लोगों को FPR के साथ जोड़कर
सियासी तौर पर उनमें शामिल करके FBR के जो क्राइटेरिया था या FBR की जो तरीक़ेकार था उसको तब्दील किया, और आज सियासी लोग जो है वो कोऑर्डिनेटर बनकर जो है FBR के दफातर में बैठे। ये ख़त्म होना चाहिए, इससे एक बेहतर फिजा कायम होगी और ताजिरों को आसान तरीके से जो है टैक्स नेट में आने में जो है उनको मुश्किलात जो दरपेश है वो दूर होंगी। उसके साथ साथ एक बात और कहूँगा कि ताजिर टैक्स दे रहा है, कराची का ताजिर तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, इस साल भी कई गुना ज़्यादा टैक्स दिया गया है, लेकिन चेयरमैन FBR ये ज़रा सोचे कि वो कौन लोग हैं जो POS की मशीनें लगने के बावजूद भी वहाँ से कलेक्शन नहीं होने देते, वो कौन लोग हैं जो FBR के छतरी तले बैठकर हुकूमत से जो है तनख्वाहें लेकर और वो अपनी जेबें भर रहे होते हैं और टैक्स नेट में इजाफे के बजाय उसको नुकसान दे रहे होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ चेयरमैन FBR से कि आइए लंगड़ियाल साहब बैठें और इस पर हमसे बात करें, हम आपको शवाहिद भी देंगे, हम आपको सबूत भी देंगे कि कौन कौन से चेयरमैन FBR जो जोनल की सतह पे मुल्क भर में मौजूद हैं वो टैक्स नेट को तोड़ने में शामिल हैं और उसकी चोरी में मुलव्विस हैं। जब हुए थे जावेद शम्स, जिनका कहना है कि ताजिर ही तो टैक्स देता है और कौन सा सेक्टर है जो कि टैक्स देता है, और इनका कहना है कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोग FBR में लाए जाएं जो कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए किरदार अदा करें। ताजिर टैक्स देना चाहता है लेकिन सूरत ये है कि जब वो टैक्स देने के लिए जाते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ऐसे अनासर की भी जो है वो निशानदेही करने की ज़रूरत है जो कि FBR की छत्ती तली तो मौजूद हैं लेकिन टैक्स नेट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जी, पाराचनार के अवाम की खिदमत के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान जैसोरी की जानिब से बड़ा इक़दाम, 2 करोड़ रुपए मालियत की इमदादी अशिया पहुँचा दी गई। इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए JDC के जफर अब्बास ने पहुँचाया। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान जैसोरी ने गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल जो है वो पाराचनार की सूरत हाल पर पाराचनार के अवाम के लिए ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पाराचनार की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ आम के क़याम के लिए वो खुद तैयार हैं और तमाम उलमा मशाइख और उनसे भी उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी था। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वहाँ पर जो ज़ख्मी है और वहाँ की जो पाराचनार के जो आवाम है वो उनकी भूख अफलास और उनकी इमदादी काम की वजह से भी उन्होंने जो है वो ऐलान किया था। अब ये सूरत हाल ये कि इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है। गवर्नर सिंध कामरान खान जैसोरी ने पाराचनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया जो है वो वहाँ पहुँचाई हैं। JDC के जफर अब्बास गवर्नर सिंध की जानिब से इमदादी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचनार जो है वो लेकर गए हैं। पाराचनार के लिए आवाम के लिए अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स, बच्चों के लिए दूध की बड़ी खेप भी जो है वो पहुँचाई गई है। इन खेप के अंदर जो है वो राशन बैग्स भी हैं, दीगर ज़रूरी अशिया भी हैं और तमाम वो चीज़ें हैं जो वहाँ के आवाम के लिए इस वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंह का ये कहना है कि राशन बैग और दीगर ज़रूरी अशिया भी कराची से रवाना कर दी गई हैं। मजीद भी इसका जो सिलसिला है इमदादी सामान का सिलसिला वो वक्तन फवक्तन जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नेफ्रा में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त मंजूर होने पर बिजली फी यूनिट 5 रुपये सस्ती हो सकती है। बात करेंगे अवैस कयानी से, बताइएगा। देखिए कि इलेक्ट्रिक के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की जो है वो बिजली की कीमतों में कमी की जो है वो दरख्वास्त तो कहते तो नेफ्रा में जमा करवा दी है और इसमें सार्फिन को अगर इसको अलाउ किया जाता है तो 7 अरब 17 करोड़ रुपए का जो है वो रिलीफ मिलेगा और कीमतों में कमी जो है वो नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है मांगी गई है। 15 जनवरी को जो है नेफ्रा अथॉरिटी पर समाअत करेगी और तमाम कैलकुलेशन के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।